Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zishan Biologist's channel. My name is Zishan Lagari and we are going to discuss about lecture number 5 from biology book, and that lesson will be from chapter number 1. So today our topic of discussion is biology and the service of mankind. जैसा हमने पहले स्टडी किया था, बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा जानदारों का मुताला या जिंदा चीज़ों का मुताला बायोलॉजी कहलाएगा। तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी की मदद से कैसे इंसानियत की भलाई हो रही है। यहाँ पर क्या मौजूद है? सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और इसको हम क्या कह सकते हैं? वेलफेयर। वेलफेयर मैंने क्या होगा? भलाई किसकी? इंसानियत। किसके थ्रू? बायोलॉजी के। अब हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन आवर 3 बेसिक नीड्स। बायोलॉजी हमारी मदद कर रही है 3 बुनियादी ज़रूरियात में, जिनमें हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार में इजाफा हो रहा है क्योंकि ये ज़रूरी है बढ़ती हुई आबादी के लिए। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतना ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। तो इस नॉलेज के थ्रू किस में मदद मिल रही है? खुराक की पैदावार के इजाफे में मदद मिल रही है। और उसके बाद हम देखेंगे डिजीज़ कंट्रोल में भी बायोलॉजी का अहम किरदार है, कि जैसे बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है और उनसे बचने के तरीक़ाकार को समझा जाता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, यानी कि बायोलॉजी के नॉलेज के थ्रू हमारे माहौल में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं या जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन सब से हम माहौल को बचा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन कैसे की जा सकती है या फिर खुराक की पैदावार में कैसे इजाफा हो सकता है। फूड प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज, यानी मौजूदा जो इकसाम है उनमें बेहतरी लाई जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड्स, हाई यील्ड का मतलब क्या होगा? ज़्यादा पैदावार, और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, और बीमारियों से लड़ने वाली इकसाम पौधों की और जानवरों की बनाई जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पौधे और जानवर जिनमें बीमारियों से लड़ने की सलाहियत ज़्यादा होगी उनकी पैदावार भी ज़्यादा होगी, और पौधों में अगर बीमारियों से लड़ने की सलाहियत कम है तो उनमें भी यील्ड हमें कम मिलेगी। इसको हम आगे डायग्राम्स के ज़रिए समझेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम एनिमल और प्लांट्स की बेहतर इकसाम, बेटर वैरायटीज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स, पौधों और जानवरों की नस्ल कुशी करने वाले, उन्होंने क्या किया है? हैव डेवलप्ड न्यू बेटर वैरायटीज़, उन्होंने बेहतर वैरायटीज़, बेहतर इकसाम बनाई हैं। वैरायटीज़ मैंने क्या होगा? इकसाम बनाई हैं। किसकी? वीट, गंदम की, राइस, चावल की, कॉर्न, मकई की, इसी तरह से चिकन, काऊ, शीप। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए इन सब की बेहतर इकसाम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जीनियात के असूलों पर अमल करते हुए। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। पहले में ब्राह्मण कैटल है जिसके पास सलाहियत है गुड रेजिस्टेंस टू हीट, यानी कि ये हीट को बर्दाश्त कर सकती है, बट इसमें मीट क्या होता है? पुअर होता है। उसी के मुकाबले में हम देखेंगे इंग्लिश साउदर्न कैटल है, इसके पास पुअर हीट रेजिस्टेंस होती है लेकिन गुड बीफ, यानी कि अच्छा गोश्त मौजूद होता है इसके पास। तो हम दोनों को अगर कंपेयर करें कि ब्राह्मण कैटल के पास हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत वाले जीन्स हैं और इंग्लिश साउदर्न कैटल के पास गुड बीफ वाले जीन्स मौजूद हैं, मगर इनके पास जो कमी है उसमें हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण कैटल के पास पुअर मीट है और इंग्लिश साउदर्न कैटल के पास पुअर हीट रेजिस्टेंस वाले जीन्स हैं। अब ये पुअर हीट रेजिस्टेंस होना या गुड मीट होना इन कैटल्स के पास इस बात को जाहिर कर रहा है कि इनके पास किस तरह के जीन्स मौजूद हैं। ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और जीन्स करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, यानी खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। इंग्लिश साउदर्न कैटल के पास ऐसे जीन्स हैं जो इसमें गुड बीफ की वजह बन रहे हैं, अच्छे गोश्त की वजह बन रहे हैं, और ब्राह्मण कैटल के पास ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो इसको इस काबिल बना रहे हैं जिसकी वजह से ये हीट को टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू अगर इन दोनों एनिमल्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग हैं, इनसे जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें सेंटा जर्टुडीज कैटल बॉर्न होगी, जिसमें इन दोनों कैटल्स की खसूसियात होंगी, ब्राह्मण की भी और इंग्लिश साउदर्न कैटल की खसूसियात होंगी, और वो बेहतर खसूसियात सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हासिल हो जाएंगी जो कि एनिमल ब्रीडर्स चाहते थे। जैसे ये जो ऑफ स्प्रिंग होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं सेंटा जर्टुडीज कैटल, इसके पास गुड बीफ होगा, यानी कि अच्छा गोश्त होगा, और ये गुड हीट रेजिस्टेंस भी होगी इसमें, यानी कि ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकेगी। जैसा कि हमने देखा
कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए दानिस्ता तौर पर जानदारों की अगर ब्रीडिंग करवाई जाए, उनकी नस्ल कुशी करवाई जाए, उनकी तादाद में इजाफा करवाया जाए, अपनी मर्ज़ी की ट्रेट्स खसूसियात वाले एनिमल्स को चूज़ करके, तो उससे हमें बेहतर खसूसियात वाले एनिमल्स हासिल हो सकते हैं। इसको हम किस में देखेंगे? सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। इसी तरह से हम देख सकते हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर्स। पोल्ट्री ब्रीडर्स यानी कि मुर्गियां पालने वाले, उन्होंने ब्रॉयलर्स को डेवलप किया है। किस लिए? ताकि उनसे हासिल किया जा सके चीप वाइट मीट, गोश्त हासिल करने के लिए ब्रॉयलर्स को डेवलप किया गया है। अब ये ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? यहाँ पर आपके सामने ये चिकन मौजूद हैं जिनको पाला जाता है उनके गोश्त के लिए, इनको हम ब्रॉयलर कहेंगे। आगे हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है। दोबारा बताऊंगा, जीन्स खसूसियात को कंट्रोल करते हैं और इन जीन्स को अपनी मर्जी से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के नॉलेज के थ्रू डाला जा सकता है ताकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हमारी डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो सकें। और वो डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी? जिस तरह का जीन्स हमने उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाला होगा, उसी तरह की करेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रीड करते हैं। द जेनेटिक प्रोसेसेस हैव आल्सो बीन यूज्ड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। जेनेटिक प्रोसेसेस में जिसमें हम जीन्स का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से खुराक की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? इन दीज प्रोसेसेस द जीन्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, इस प्रोसेस के अंदर ऐसे जीन्स जो कि जानदार को बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाते हैं, एंड अदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी अपनी मर्जी की खसूसियात इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल सोर्स से जीन ऐड किया जाएगा, उनमें जीन इंसर्ट किया जाएगा, डाला जाएगा, और वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। हम यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो पौधे होंगे जिनके पास एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर से डीएनए उनमें डाला गया होगा। कहाँ पर? उनके सेल में। जैसे कि हम डायग्राम देख सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये क्या है? बैक्टीरिया है। इसके अंदर ये स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसका, जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। इस प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन साइट से काटा जाएगा और इसके ट्रांसफर डीएनए के अंदर अपनी मर्जी का एक्सटर्नल जीन ऐड कर दिया जाएगा। यानी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया, उसको कट किया और उसके अंदर एक्सटर्नल फॉरेन डीएनए, इसको हमने इस प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। जीन्स क्या होंगे? डीएनए से मिलकर बने होंगे ये जीन। अब इसकी वजह से ये क्या कहला रहा है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये प्लाज्मिड जब इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, इसके अंदर एक्सटर्नल जीन ऐड कर दिया जाएगा, तो इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, डाला जाएगा किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया को अलाउ किया जाएगा कि वो इन्फेक्ट करे प्लांट सेल को। जब ये बैक्टीरिया प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना ट्रांसफर डीएनए किसके साथ जोड़ देगा? प्लांट्स के डीएनए के साथ। यानी कि अब वो जो बैक्टीरिया के पास था ट्रांसफर डीएनए जो मॉडिफाई हो चुका था, जिसके पास एक्सटर्नल सोर्स से हमारी मर्जी की खसूसियात को कंट्रोल करने वाला जीन मौजूद था, वो अब प्लांट के डीएनए का हिस्सा बन गया है। अब उस प्लांट सेल को कल्चर करवाया जाएगा और उस कल्चर में प्लांट सेल्स क्या होंगे? ग्रो होंगे, डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद वो फुली ग्रोन प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस पौधे के हर सेल में वही फॉरेन डीएनए मौजूद होगा, वही हमारी मर्जी की खसूसियात को कंट्रोल करने वाला डीएनए मौजूद होगा इस पौधे के हर सेल में, और जो भी खसूसियात वो जीन कंट्रोल कर रहा होगा वो हमें इस पौधे में देखने को मिलेंगी। तो जिस पौधे में एक्सटर्नल सोर्स से फॉरेन डीएनए मौजूद है, उस पौधे को हम कह रहे हैं दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स मौजूद हैं जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया है डिजायर्ड ट्रेट वाला जीन, अपनी मर्जी की खसूसियात वाला जीन। इसमें थोड़ी सी और डिटेल है जो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बने हैं जिसमें एक्सटर्नल सोर्स से डीएनए है, और कैसे इंट्रोड्यूस करवाया है ये हमने प्रोसीजर यहाँ पर देख लिया है। और इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस वाले जीन्स भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये ऐसे पौधे हों जिनको कीड़ा ना लग सकता हो। अब हम इसको आगे से पढ़ेंगे। द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग। अब इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की तादाद को हम बढ़ा सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं क्लोनिंग के जरिए। अब क्लोनिंग क्या है? मेकिंग कॉपीज, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक तरीकाकार है। जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया था उसी तरह की एग्जैक्ट कॉपी
हम बना सकते हैं उस पौधे की बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स, खास किस्म की टेक्निक्स को यूज करते हुए, सच एज टिश्यू कल्चर। उसके टिश्यूज जो हैं उनको ग्रो करवाया जा सकता है जिससे उसी तरह का पौधा बन जाए जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोनिंग जो है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। क्लोनिंग के जरिए हम जीनियाती तौर पर एक जैसी कॉपीज बना सकते हैं जानदारों की, और ये किस में आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा क्लोनिंग। यहाँ पर हम आगे समझते हैं प्लांट्स इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। प्रोटेक्टेंट्स क्या होंगे, हिफाजत करने वाले। इनकॉर्पोरेटेड मैंने शामिल किए गए, यानी कि पौधों में शामिल किए गए हैं क्या, प्रोटेक्टेंट्स, हिफाजत करने वाले ऐसे अनासिर जो कि उसकी हिफाजत कर रहे हैं वर्म्स वगैरह से। यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कैसे कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर सलाहियत होती है, ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं बीटी जीन्स। अब उन जीन्स का काम क्या होगा कि वो क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और क्रिस्टल प्रोटीन से जो वर्म्स होते हैं जो फसलों को ख़राब करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्रॉप है, क्रॉप इज इन्फेक्टेड बाय यूरोपियन कॉर्न बोरर, यहाँ पर इसको यूरोपियन कॉर्न वर्म भी कह सकते हैं, ये फसलों को ख़राब करते हैं। ये जीन्स बनाएंगे क्रिस्टल प्रोटीन को, और उस क्रिस्टल प्रोटीन की मदद से इन वर्म्स के गट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होल हो जाता है, जिसकी वजह से ये वर्म्स मर जाते हैं। और इन बैक्टीरिया के इन बीटी जीन्स को जो कि क्रिस्टल प्रोटीन पैदा करते हैं, जो कि इन वर्म्स को मारने में मदद करती है प्रोटीन, वो जीन्स इस बैक्टीरिया से निकाल के किस में इंसर्ट किए गए हैं, क्रॉप्स के अंदर। मोस्टली कॉर्न प्लांट, मकई वगैरह के पौधों में ये जीन्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। इस हवाले से हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जब इस क्रॉप के अंदर ये बीटी जीन्स जो कि क्रिस्टल प्रोटीन बनाते हैं, इन जीन्स को डाला जाता है, तो इस पौधे में भी वो खसूसियत आ जाती है कि वो क्रिस्टल प्रोटीन बनाए, और वो क्रिस्टल प्रोटीन क्या करेगी, इन इंसेक्ट्स के गट में होल क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से वर्म्स इस प्लांट के ऊपर फीड नहीं कर सकेंगे और ये क्रॉप खराब होने से बच जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है ये बीटी जीन्स ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होते, इसलिए हम अगर पौधे को जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर दें, इसके अंदर बैक्टीरिया के जीन्स डाल दें जिसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाले कीड़े मर जाएं, तो इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ वर्म्स किल होंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो उसके क्या नुकसानात होंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, पौधे के लिए जो मोहलिक फंगस है, और इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, जो कीड़े फसलों को ख़राब कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं और पैदावार को कम करते हैं, इनको मारने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जा सकते हैं। बट हम पहले ये देख लेते हैं कि पेस्ट्स क्या होते हैं। पेस्ट्स आर द ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स, फंजाई और एनिमल्स। ये पेस्ट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें हम शामिल कर सकते हैं इंसेक्ट्स को, फंजाई को या एनिमल्स को, जो कि फसलें खराब करते हैं, दैट डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स। इनको हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। अब उन केमिकल्स का नाम क्या है, फंजीसाइड, फंजाई किलर, साइड मीन किलर होगा, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट किलर। दीज केमिकल्स कैन काज टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन केमिकल्स की वजह से माहौल में आलूदगी में इजाफा हो सकता है, और इसके अलावा देयर आर द चांस दैट द इंसेक्ट्स मे बिकम रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स, कि इंसेक्ट्स जो हैं उस केमिकल के खिलाफ अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लें, और अगेन एंड अगेन वो केमिकल यूज़ किया जाए तो उससे उन इंसेक्ट्स को कोई नुकसान ना हो। तो इन सब से बचने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ताकि केमिकल्स का यूज़ कम से कम हो और एनवायरनमेंट को उससे ख़तरा भी ना हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि हम अगर इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं जो क्रॉप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जिंदा जानदारों के जरिए, उसको हम किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री, एक फसली कीड़ा जो कि हमला करता है किसके ऊपर, अखरोट के दरख्त के ऊपर। इसको कंट्रोल किया जाता है बायोलॉजिकली, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है। बाय वेस्प, एक वेस्प के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है, दैट पैरासिटाइज दिस एफिड। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपके सामने एक वेस्प है और यहाँ पर एक एफिड है। ये वेस्प पैरासिटाइज कर रहा है किसको, एफिड को। यहाँ पर दो बातें आपने समझनी है, या तो ये इसको किल कर सकता है, ईट कर सकता है, और या फिर ये इसके अंदर अपने एग्स को रिलीज कर सकता है। जब इसके अंदर एग्स एंटर हो जाएंगे एफिड में, वेस्प के, तो वो एग्स जब हैच होंगे तो उनसे निकलने वाले लार्वा इस एफिड को अंदर से ईट करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। तो हमने देखा था कि पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो कि दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं और बदले में उनसे
शेल्टर हासिल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल किस में होगी? पैरासिटिज्म में होगी। तो इस वेस्प के जो लार्वा हैं अब इस एफिड को क्या कर रहे हैं? पैरासिटाइज कर रहे हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। और हम ये भी देख सकते हैं सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बैक्टीरिया, इसको हम बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये लिविंग है और ये किस काम आ सकता है? वर्म्स को किल करने में। ये भी एक वेस्प की किस्म है। यहाँ पर आप एफिड को देख सकते हैं, ये फसली कीड़ा है। इसके बाद हम समझेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM, ऑल कॉमन डिजीजेज ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पौधों की बात की जा रही है। तमाम कॉमन डिजीजेज हैं जो प्लांट्स की, उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग सूटेबल मेथड, मुनासिब तरीकाकार का इस्तेमाल करके। इसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यहाँ पर एक हेडिंग मौजूद है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के जरिए समझेंगे। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। अब एरेटेड मैंने क्या होगा? वाटर इन विच एयर इज एडेड, जिसमें हवा ऐड की जाए, वो कौन सा वाटर होगा? एरेटेड वाटर। और मोस्टली इसको कार्बोनेटेड वाटर के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। और इस एरेटेड वाटर के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और साल्ट्स ऐड किए जाते हैं। अब इस टेक्निक में प्लांट्स को इस पानी में क्यों ग्रो करवाया जाता है? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है? एरेटेड वाटर, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पौधों को कैसे ग्रो करवाया जा रहा है। यहाँ पर वाटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है और इधर एयर पाइप मौजूद है और यहाँ पर एयर पंप मौजूद है। अब इस टेक्निक को यूज़ क्यों किया जाता है ये आपको समझना होगा कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जिनका हमने पौधों की ग्रोथ पर असर देखना है, उनको हम इस पानी में ऐड करते हैं। पहला इसका फ़ायदा ये होगा। और चूंकि सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम होता है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स का पौधों की ग्रोथ पर असर इतने अच्छे तरीके से नहीं देख सकते जितना इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए देख सकते हैं। और एक और फ़ायदा इसका ये भी होगा कि किस न्यूट्रिएंट का इस पौधे पर क्या असर हो रहा है। एक और फ़ायदा इसका ये भी होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो खलाबाज होंगे, अगर स्पेस में सॉइल मौजूद नहीं है तो वो इस टेक्निक के ज़रिए अपने लिए प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं और इनको अपने लिए फूड का ज़रिया बना सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट और नॉट। अब ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है टेस्ट करने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है पौधों के लिए और कौन सा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है जिसके अंदर हम तजर्बात को कंडक्ट नहीं कर सकते ऑन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों की, बाय ग्रोइंग देम इन द सॉइल, सॉइल में ग्रो करने से। क्योंकि सॉइल के अंदर सॉइल बैक्टीरिया भी होते हैं, वेरियस फैक्टर्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का असर चेक करने के लिए उनको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए ही ग्रो करवा के देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन स्पेस। स्पेस में सब्जियां उगाने के लिए भी एस्ट्रोनॉट्स इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स वेजिटेबल्स के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाएंगे जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होंगे, जो उसे सॉइल से चाहिए होते हैं। इस तरह से प्लांट्स बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करेंगे किस चीज़ से? स्पॉइलेज से, और इसलिए भी ताकि उसको दूर दराज इलाकों तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी, उसके मयार को ख़राब किए बगैर। अब इसके लिए पहला तरीकाकार यहाँ पर है पास्चराइजेशन इज़ वन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। खुराक को महफूज करने के लिए पास्चराइजेशन भी एक तरीका है। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? लुइस पास्चर ने। एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि ये किसको बचाने के लिए होता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरे तरीकाकार भी हैं, ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। जब हम फ्रीज करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। और उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन यानी कि खुराक को जरासीमों से पाक करके भी हम खुराक को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 162 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो बॉयल किया गया मिल्क है उसके अंदर से तमाम नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया ऑलमोस्ट यहाँ पर किल हो जाते हैं और ये मिल्क न्यूट्रिशियस भी रहता है। आई होप यहाँ पर आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू।